दोस्तों, आपने बार बार सुना होगा फॉलो योर पैशन। आपके दिमाग में भी प्रश्न उठता होगा कि मेरा पैशन क्या है। कुछ लोग इस बात से परेशान हैं कि मुझे अपने पैशन के बारे में क्यों नहीं पता। वहीं कुछ लोग अपनी हॉबी को ही अपना पैशन मान बैठते हैं। लोगों को लगता है अगर उन्हें उनका पैशन पता चल गया तो उस पर काम करके वो आसानी से सफल हो सकते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है, सिर्फ पैशन और मोटिवेशन मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम इस वीडियो में एक ऐसे किताब के बारे में बात करेंगे जिसमें बताया गया है आपका एटीट्यूड ही आपकी सफलता का फाउंडेशन है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब एटीट्यूड इतना चमत्कार कर सकता है तो लोग पैशन फॉलो करने की सलाह क्यों देते हैं और ज़्यादातर लोग क्यों अपना पैशन जानना चाहते हैं। आपका पैशन आपकी सफलता के लिए क्यों पर्याप्त नहीं है, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ लोग सेल्फ रियलाइजेशन के पीछे पड़े हैं, कुछ लोग सेल्फ असेसमेंट करने में लगे हैं, तो कुछ लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं। आपके जीवन का क्या पर्पस है यह आपको सेल्फ रियलाइजेशन के बाद पता चलता है। सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ असेसमेंट के जरिए आपको अपना पैशन और हॉबी रिकॉग्नाइज करने में मदद मिलती है। कुछ लोग इन तीनों में कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो चलिए सबसे पहले आपका डाउट क्लियर करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन से पहले आपके अंदर प्रश्न उठता है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। और जब आपको इसका अनुभव होता है तब आपको अपने जीवन का परम उद्देश्य पता चलता है। यह जितना आसान लगता है उतना है नहीं। जब ऐसे सवाल आपको सताते हैं या आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, दोनों ही सिचुएशन में आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हो या फिर सोशल वर्क करते हो। कुछ सोशल वर्कर अपने निजी फायदे के लिए भी सोशल वर्क करते हैं, लेकिन यह अपवाद है। हॉबी और पैशन दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं क्योंकि दोनों आप एंजॉय करते हैं और दोनों आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं। फिर भी दोनों में एक बड़ा अंतर है। हॉबी आपको रिलैक्स करता है जबकि पैशन आपको अपना गोल अचीव करने में मदद करता है। यह आपको एक्शन लेने के लिए भी मजबूर करता है। उदाहरण के तौर पर राइटिंग आपकी हॉबी हो सकती है जब तक आप कैजुअली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर आप उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं जैसे फेम या वेल्थ और आप इसे पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो उस वक्त भी लिखने बैठ जाएंगे जब आप लिखने के मूड में नहीं होंगे। ऐसी कंडीशन में आपकी हॉबी आपका पैशन बन जाता है। अब आपको अंदाजा लग गया होगा क्यों लोग कहते हैं फॉलो योर पैशन। वास्तव में जब आप कोई काम करना एंजॉय करते हो और आपको वह काम करना पसंद भी है, साथ ही साथ ऐसे काम को करने में आप सक्षम हैं और आपको इसका अनुभव भी है, तो सफलता की आधी सीढ़ियां आप चढ़ चुके हो। पिछली वीडियो में मैंने बात किया था आपको जानना चाहिए आप किस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और क्या करना आपको अच्छा लगता है। जब आप दोनों क्राइटेरिया से गुजरते हो तो आपको पता चलता है कि आपका पैशन क्या है। अगर आप इसे मोनेटाइज कर पाते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। पैशन आपको सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ एनालिसिस के जरिए पता चलता है। सेल्फ असेसमेंट यानी खुद का विश्लेषण आप अपने नॉलेज और स्किल के आधार पर करते हो। वही सेल्फ एनालिसिस करते समय आप अपनी आदतों को और अपने जीवन के उद्देश्य को भी सामने रखकर सोचते हो। यह आप अपने उम्र और अनुभव के आधार पर करते हो। कहने का मतलब उम्र और अनुभव के आधार पर ही आप अपना पैशन, अपने जीवन का उद्देश्य समझ पाते हो। यानी कम उम्र या अनुभव के साथ आपका पैशन कुछ और होता है, जबकि अधिक उम्र और अधिक अनुभव के बाद आपका उद्देश्य बदल जाता है। मैं बचपन में पायलट बनना चाहता था। लोग जब मुझसे सवाल करते थे आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो मेरा जवाब होता था पायलट। मैं उड़ना चाहता था, मुझे हवाई जहाज से काफ़ी लगाव था। टीन एज तक मेरा यह सपना बरकरार रहा। एक दिन मेरा एक दोस्त फुटबॉल लेकर स्कूल आया। हमारे स्कूल में खेल की व्यवस्था लगभग ना के बराबर थी। खेल के नाम पर महीने 2 महीने में एक बार खो खो का खेल हो जाया करता था। जब मेरा दोस्त फुटबॉल लेकर आया तो हमने फुटबॉल खेलना शुरू किया। फुटबॉल जब नहीं होता था तो हम सारे दोस्त कैनवास की बॉल को भी फुटबॉल बना लिया करते थे। हम सारे दोस्त फुटबॉल खेलने के लिए 1 घंटे पहले स्कूल पहुंच जाते थे।
यह गेम सारे दोस्त एक साथ खेल सकते थे। यह गेम काफ़ी एनर्जेटिक भी था और सबसे बड़ी बात हमारे लिए नया था। अब मेरा पैशन हो गया था एक फुटबॉल प्लेयर बनना, जबकि इस खेल में मैं अपने दोस्तों से काफ़ी कमज़ोर था। इसका सबसे बड़ा कारण था मेरा वजन। मैं अधिक मोटा तो नहीं था, लेकिन अपने दोस्तों के मुकाबले फिजिकली अनफिट था। आने वाले 1-2 साल में मुझे पता चला कि हमारे देश में लोग क्रिकेट को क्यों अधिक पसंद करते हैं। हमारा देश जहां क्रिकेट में वर्ल्ड कप ला चुका था, वहीं फुटबॉल में इंटरनेशनल स्तर पर कभी क्वालिफाई ही नहीं हुआ था। अब मैं समझ चुका था इसका कोई फ्यूचर नहीं है। स्कूल बदला, दोस्त बदले और पैशन भी बदल गया। अब कविताएं पढ़ना और लिखना मेरा पैशन हो गया। जब मैं सालों तक कोई लिंक नहीं बना पाया कि अपनी इस प्रतिभा को मंच दे सकूं, तो खामोशी से मैं टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ गया। इसमें भी कभी सॉफ्टवेयर, कभी हार्डवेयर, तो कभी ग्राफिक डिज़ाइन मेरा पैशन बना। कोडिंग के नाम पर HTML, CSS और C प्रोग्रामिंग तक पहुंचा और विजुअल बेसिक शुरू होने तक कोडिंग मुझे बोरिंग लगने लगा। कहने का मतलब, मेरा पैशन मेरी उम्र और अनुभव के साथ करवटें बदलता रहा। मैं हर बार अपना रास्ता बदल लेता था। मैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता था। मैं अपना पैशन फॉलो करने के लिए कैपेबल था, लेकिन मेरी लाइफ से एक चीज़ मिसिंग थी, एक प्रॉपर विनिंग एटीट्यूड। मैंने ढेर सारे मोटिवेशनल बुक्स पढ़े, मार्केटिंग और लीडरशिप से रिलेटेड बुक्स भी पढ़े। हर किताब मुझे कुछ दिनों के लिए एनर्जेटिक बना देती थी, लेकिन जल्द ही इस बर्निंग डिज़ायर का फ्लेम बुझने लगता था और कुछ दिनों में मेरे पांव वापस ज़मीन पर आ जाते थे। फिर मैंने एक किताब पढ़ा जिसका नाम था यू कैन विन। इस किताब के लेखक हैं शिव खेड़ा। इस किताब में उन्होंने सेम सिचुएशन को एड्रेस किया है। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यह एक एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं एक किताब की समरी बताने की बजाय कुछ कॉन्टेक्स्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरी भी कहानी उसमें से एक है जो मैंने आपसे शेयर किया। मुझे पूरा भरोसा है बहुत सारे लोग मेरी इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। बदलते पैशन की वजह से आप कभी नहीं जान पाते कि मेरा पैशन क्या है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने इस किताब को नहीं पढ़ा है तो इसे ज़रूर पढ़ें। शिव खेड़ा इस किताब में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं कि किस तरह उन्होंने इंडिया से अमेरिका माइग्रेट किया और किस तरह अपने बुरे हालातों से जूझते हुए उन्होंने इंश्योरेंस बेचना शुरू किया और किस तरह एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करके उन्होंने खुद को एक सफल बिजनेसमैन और मोटिवेशनल लीडर बनाया। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए आपको 5 तथ्यों पे काम करना पड़ेगा। पहला है ऑप्टिमिज्म। आपको अपने जीवन के प्रति नज़रिया बदलना होगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना पड़ेगा। जब तक आप अपने बारे में सकारात्मक सोच नहीं डेवलप करेंगे, आपका अपने प्रति एटीट्यूड सकारात्मक नहीं होगा। एक बार थॉमस एडिसन से किसी ने पूछा, जब आप हजारों बार फेल होते हो तो आपको कैसा फील होता है? इस पर एडिसन का जवाब था, जब मैं हजारों बार फेल होता हूँ तब मुझे हजारों तरीके पता होते हैं जो काम नहीं करते। दूसरा है रेजिलियंस, अर्थात संभलने की क्षमता। आप जितनी बार गिरते हो उतनी बार आपको संभलना चाहिए और हर कमबैक आपके पिछले प्रयासों पर भारी पड़ना चाहिए। इस किताब में वॉल्ट डिज्नी का उदाहरण मिलता है। उन्हें उनके पहले जॉब से निकाल दिया जाता है और रीज़न दिया जाता है कि तुम क्रिएटिव नहीं हो। वही वॉल्ट डिज्नी जो अपनी क्रिएटिविटी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तीसरा है ग्रेटिट्यूड। जीवन अनमोल है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। आपको थैंकफुल होना चाहिए। जो आपके पास है वो शायद बहुत सारे लोगों को कभी नसीब नहीं होगा। यह दुनिया एक बैटल ग्राउंड की तरह है। तमाम नेचुरल कैलेमिटीज़ के बावजूद आप जिंदा हो, यह एक बड़ी बात है। आपको प्रतिदिन 2 से 3 अच्छी घटनाओं को याद करना है जो आपके जीवन में घटित हुई हैं और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद बोलना है। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में आप अपने खराब से खराब दिन में भी अच्छे मोमेंट्स पहचान पाएंगे। चौथा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली हर फाइट से पहले खुद से बार बार कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। दोस्तों, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। अतः आपको अपने ऊपर भरोसा करने की आदत डालनी पड़ेगी। 5वां एटीट्यूड है एडेप्टेबिलिटी की।
जब पहला एप्पल कंप्यूटर रिलीज हुआ तो बुरी तरह फेल हुआ, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कभी हार नहीं माना। उन्होंने प्रयास जारी रखा और आज एप्पल के डिवाइसेस एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। तो अपनी असफलता को चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट करो, अपनी कमजोरियों से सीखो, बदलती परिस्थितियों को एडॉप्ट करो और फियरलेस बनो। आप आसानी से हर कठिनाई को पार कर लोगे। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही साथ आपको एक बेटर गोल सेट करना होगा। आपको एक स्मार्ट गोल बनाना होगा। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंड। स्पेसिफिक गोल का मतलब एक क्लियर गोल। जब आप कहते हैं कि मुझे हेल्दी बनना है तो यह एक जनरल स्टेटमेंट है। आपको लिखना होगा, मैं आने वाले 6 महीने में 20% बॉडी फैट कम करूंगा। मेजरेबल का मतलब है आपका गोल एक प्रॉपर एक्शन प्लान के साथ होना चाहिए। जैसे मैं नेक्स्ट महीने में 15% सेल इंक्रीज करूंगा। अगर आप कहते हो कि मैं सेल इंक्रीज करना चाहता हूं तो यह एक मेजरेबल गोल नहीं है, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कब तक आप सेल इंक्रीज करोगे। आपका गोल अचीवेबल भी होना चाहिए। अगर आप एक साल में 5 भाषाएं सीखने का टारगेट रखते हो तो यह संभव नहीं है। इसकी बजाय आपका गोल कुछ ऐसा होना चाहिए, मुझे 1 साल में कन्वर्सेशनल स्पेनिश सीखना है। आपका गोल रिलेवेंट भी होना चाहिए। अगर आप 35 साल के हो और आप एक एथलीट बनना चाहते हो तो यह आपके लिए इर्रिलेवेंट है। अगर आप एक मैराथन में भाग लेने का टारगेट रखते हो तो यह आपके उम्र के लिहाज से रिलेवेंट गोल है। इसे आप कुछ साल की प्रैक्टिस से अचीव कर सकते हो। और 5वां है टाइम बाउंड। आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। जैसे मैं आने वाले 5 सालों में अपना बिजनेस डेवलप करूंगा। इसके अलावा आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना पड़ेगा, जिस पर एक और वीडियो बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियो से जरा सा भी वैल्यू प्राप्त होता है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन भी शेयर करें। इससे एल्गोरिदम को वीडियो की क्वालिटी समझने में मदद मिलती है। अपने प्रियजनों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करें जिनमें आप एक पॉजिटिव बदलाव देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी क्रिएटिव।